यह क्या होता है जब तुम पूर्ण शरीर हासिल कर लेते हो, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी आत्मा होती है? नासिर अल सोनबाती केवल एक बॉडी बिल्डर नहीं थे, वह एक अजेय शक्ति थे। हजारों लोगों द्वारा प्रेम किया गया उसी उद्योग ने उन्हें धोखा दिया जिसे उन्होंने शिखर तक पहुंचाया था। उनके पास सब कुछ था, आकार, समरूपता, आकर्षण, फिर भी उन्हें नष्ट कर दिया गया। आज तुम जानोगे कि पूर्णता की खोज ने उन्हें कैसे शिखर तक पहुंचाया और फिर सीधा कब्र तक ले गई। नासिर अल सोनबाती केवल एक आदमी नहीं थे, वह लोहे के देवताओं द्वारा तराशी गई एक भव्य उपस्थिति थे। एक ऐसा शरीर जो तर्क को चुनौती देता था। वह ऐसे व्यक्ति थे जो जब मंच पर आते समय ठहर जाता। दर्शक जयकार करते, जज सम्मान देते, प्रतियोगी भयभीत होते। लेकिन इस असीम शक्ति की छवि के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और बहरे कर देने वाले मौन की कहानी। क्योंकि नासिर केवल सिस्टम के शिकार नहीं थे, बल्कि उसके साक्षी भी थे। और जब उन्होंने बोलने का निर्णय लिया, मुखौटे गिर गए। नासिर अल सोनबाती का जन्म बॉडी बिल्डिंग की किसी नगरी में नहीं हुआ था। वे सोने के जिमों में नहीं पले बढ़े, न ही किसी चैंपियन द्वारा प्रशिक्षित हुए। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1965 को जर्मनी के स्टटगार्ट में एक बहुसांस्कृतिक परिवार में हुआ। मिस्री पिता, सर्बियाई माता, उनके शरीर जितना ही अनोखा यह संयोजन था। बचपन में वे अपनी ताकत के लिए नहीं जाने जाते थे, पर उनमें कुछ था, एक अलग नजर, एक मौन दृढ़ संकल्प। किशोरावस्था में उन्होंने जिम खोजा और वहीं उन्हें अपना आश्रय मिला। जब दूसरे फुटबॉलर या इंजीनियर बनने का सपना देखते थे, नासिर खुद को बदलने का सपना देखते थे। वह केवल मजबूत दिखना नहीं चाहते थे, वे एक जीवित कलाकृति बनना चाहते थे, एक मानव मूर्ति जिसे देखकर कोई भी निरुत्तर हो जाए। उन्होंने वर्षों तक मौन में प्रशिक्षण लिया, अपने शरीर को सर्जिकल सटीकता से तराशते हुए। जब दूसरे पार्टी करते, वह कैलोरी गिनते, मैक्रोज समायोजित करते और लोहे को तोड़ते। और फिर वह क्षण आया। 1980 के दशक में उन्होंने प्रोफेशनल डेब्यू किया। जो आगे हुआ वह लगभग अलौकिक था। नासिर मंच पर आए और छा गए। 1.80 मीटर की ऊंचाई पर 130 किलो वजन, उनकी उपस्थिति सबको ढक देती थी, जैसे कोई अर्ध देवता उतर आया हो। पूर्णतः तराशे हुए मांसपेशियां, निर्दोष समरूपता, कागज जितनी पतली त्वचा, जबरदस्त वास्कुलैरिटी, विज्ञान, जेनेटिक्स और जुनूनी अनुशासन का मिश्रण। जल्द ही वह नई उम्मीद से पब्लिक फेवरेट और महान प्रतियोगियों के लिए खतरा बन गए। उनका उपनाम था प्रोफेसर ऑफ बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि वह केवल मांस नहीं थे, बल्कि बुद्धिमान, रणनीतिक और विधिपूर्वक योजनाबद्ध थे। जज उन्हें नोटिस करने लगे, स्पॉन्सर पास आने लगे, फैन उन्हें पूजने लगे, प्रतिद्वंद्वी भय के साथ उनका अध्ययन करते। मंच सज चुका था, नासिर अल सोनबाती का आरोहण शुरू हो चुका था और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया उस आने वाले तूफान के लिए तैयार नहीं थी। वह साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दुनिया की नजरें केंद्रित थीं सबसे बड़े मंच पर, मिस्टर ओलंपिया। मंच पर मौजूदा चैंपियन थे डोरियन येट्स, 6 बार के विजेता, अपराजेयता की आभा वाले ब्रिटिश दानव। उनकी पीठ दंतकथा थी, उनकी उपस्थिति भयभीत करने वाली। लेकिन एक रहस्य था, येट्स घायल थे। शो से कुछ सप्ताह पहले उन्हें ट्राइसेप्स में गंभीर चोट लगी थी। वे इसे छिपाने की कोशिश करते रहे, पर उनका शरीर अब वैसा नहीं था। असंतुलन, परिभाषा की कमी, असममिति। उनके सामने नासिर अल सोनबाती, भव्य, सममित तलवार जैसे तीखे। उनका शरीर अद्भुत था, केवल प्रशंसक ही नहीं, विशेषज्ञ, मीडिया और प्रतिद्वंद्वी भी यह कह रहे थे। लड़ाई शुरू हुई। कईयों को लगा अब ताज बदलने का समय आ गया है। तुलनात्मक राउंड्स में नासिर चमके, हर फाइबर, हर डिटेल उभर कर सामने आई। भीड़ गरज उठी, सब कुछ संकेत दे रहा था, नया चैंपियन जन्म लेने वाला है। मौन, फिर हूटिंग, अविश्वास का सागर। दर्शक स्तब्ध थे, न प्रशंसक, न एथलीट, यहां तक कि नासिर खुद भी। कैसे संभव है? क्या हुआ? उत्तर मंच पर नहीं, पर्दे के पीछे था। अफवाहें फैलीं। IFBB चाहती थी कि येट्स अपराजित जाए, उनकी छवि बिकाऊ थी, उनके नाम में व्यापार था। खेल की न्यायप्रियता से बड़े हित थे। और नासिर चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, उन्होंने जीत दी एक ऐसे आदमी को जिसका पेट 6 महीने की गर्भवती औरत जैसा था। उनके शब्दों ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आग लगा दी। उन्होंने अन्याय की ओर इशारा किया, पक्षपात की निंदा की और एक बहस छेड़ दी जो आज भी जिंदा है। क्या यह डकैती थी?
राजनीति, इतिहास बदलने का भय, यहां तक कि दिग्गज रॉनी कोलमैन और जे कटलर ने भी बाद में माना नासर यह खिताब जीत सकते थे। और सबसे विडंबनापूर्ण बात, येट्स ने स्वयं कहा, नासर सबसे करीब था जिसने मेरा ताज छीनने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा, नासर कपटी था। उसकी स्वीकारोक्ति ने वही सिद्ध किया जो हजारों सोचते थे। वह ओलंपिया न्यायपूर्ण नहीं था। वह रात नासर के करियर का चरम थी। वह रात जब उन्हें किंवदंती बनना था, पर वही उनकी पतन की शुरुआत बनी। ओलंपिया 99 के बाद कुछ बदल गया। यह केवल रैंकिंग नहीं थी। उस दिन उन्होंने न केवल एक खिताब खोया, बल्कि विश्वास भी। जिस उद्योग को उन्होंने ऊपर पहुंचाया, वही अब उन्हें नीचे धकेलने लगा। प्रतियोगिता दर प्रतियोगिता उनकी रैंकिंग गिरती गई, तीसरा, चौथा, छठा। भले ही उनका शरीर अब भी प्रभावशाली था, मान्यता गायब हो चुकी थी। सबसे बुरा था यह एहसास कि सब तय है, चाहे कुछ भी करो, फैसला पहले से लिखा है। बाद के इंटरव्यू में नासर ने कहा, मैंने केवल डोरियन से नहीं हारा, उस दिन से मैं सिस्टम से हारना शुरू हुआ। बॉडी बिल्डिंग एक नए युग में प्रवेश कर रही थी, आनुवंशिक दानवों के युग में। रॉनी कोलमैन, अमानवीय मांसपेशियों वाला, फ्लेक्स व्हीलर, परलोक जैसी सुंदरता वाला। डोपिंग विज्ञान ने अविश्वसनीय स्तर छू लिए थे, और इस सब के बीच नासर अब भी एक जानवर की तरह ट्रेनिंग करते रहे, हर डिटेल पर ध्यान देते रहे, अपनी अनुशासन और नैतिकता को थामे रहे। लेकिन उसकी नजर अब वैसी नहीं रही थी। वह और अधिक आलोचनात्मक, अधिक सीधी हो गई थी। अब वह केवल जीतना नहीं चाहता था, वह सच्चाई उजागर करना चाहता था। बॉडी बिल्डिंग का प्रोफेसर अब अपनी ही शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करता था। हर प्रतियोगिता में हर दिखाई देने वाले अन्याय के साथ उसकी हताशा बढ़ती गई। उसकी विरासत में दरारें पड़ने लगीं। यह केवल एक एथलीट का पतन नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का धीरे धीरे ढहना था जिसने समझ लिया था कि यह खेल कभी उसके पक्ष में नहीं था। वर्षों के साथ नासर ने प्रतियोगिताएं छोड़ दी, लेकिन बोलना बंद नहीं किया। और जो कुछ उसने कहा, उसने पेशेवर बॉडी बिल्डिंग की नींव हिला दी। अब वह केवल एक निराश खिलाड़ी नहीं था, वह एक व्हिस्ल ब्लोअर बन गया था। एक ऐसा पूर्व प्रतियोगी जिसने सब कुछ देखा, सब कुछ झेला और सब कुछ उजागर करने का निर्णय लिया। साक्षात्कारों, बयानों और मंचों पर नासर ने वो बातें उजागर करनी शुरू की जो कई लोगों को संदेह था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। इस खेल में 99% बॉडी बिल्डर कुछ न कुछ इस्तेमाल करते हैं, और अधिकांश इस खेल से जीविका नहीं कमाते। वे बस जीवित रहते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, सिक्योरिटी एजेंट के रूप में काम करते हैं, या बस गायब हो जाते हैं। ये शब्द खंजर थे। वह केवल स्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रहा था, वह उस सिस्टम की बात कर रहा था जो पूर्णता की मांग करता था, भले ही इसका मतलब हो एथलीट्स की जान जोखिम में डालना। वह कहता था, वे हमें सीमा तक धकेलते हैं, उन्हें असंभव शरीर चाहिए, वे कहते हैं, और बड़ा बनो और सूखा और परिभाषित, भले ही इसका मतलब हो भीतर से मर जाना। उसने सिंथोल, चरम डायूरेटिक्स, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन के चक्र, ऐसी तैयारियां जो दिल को धड़कन से गिरने की कगार पर पहुंचा देती, इन सब पर बात की। यह सब केवल मंच पर उस 10 मिनट के परिपूर्ण क्षण के लिए। 10 मिनट की महिमा के बदले वर्षों की शारीरिक और मानसिक घिसावट। नासर ने अपना खुद का प्रोटोकॉल भी साझा किया, डोज, प्रक्रियाएं, साइड इफेक्ट्स। वह यह शेख ही बघारने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि चेतावनी देने के लिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह यह संकेत दे रहा था कि संस्थाएं यह सब जानती थीं, और न केवल जानती थीं बल्कि प्रोत्साहित करती थीं। जब तक कोई एथलीट टिकट बेचता था, पत्रिकाओं के कवर पर आता था या सप्लीमेंट्स की बिक्री बढ़ाता था, उसका स्वास्थ्य अप्रासंगिक था। उसके खुलासों ने भूकंप मचा दिया। कुछ ने उसे बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला कहा, कुछ ने गद्दार। पर बहुतों की आंखें खुलने लगीं, क्योंकि नासर कड़वाहट से नहीं बोल रहा था, वह मोह भंग से बोल रहा था, एक ऐसे अनुभव से जो उस अंधेरे पक्ष से आया था जहां यह खेल अपनी चमक के बावजूद अपने ही नायकों को निगल जाता था। 20 मार्च 2013 को बॉडी बिल्डिंग जगत उस खबर से जागा जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता था। नासर एल सोनबाती नहीं रहे। वे केवल 47 वर्ष के थे। वे मिस्र में अपने घर में शांतिपूर्वक चले गए, रोशनी से दूर, मंचों से दूर, सब कुछ छोड़कर। आधिकारिक कारण था गुर्दे की विफलता और हृदय संबंधी जटिलताएं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। वर्षों तक रासायनिक पदार्थों का दुरुपयोग, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन, डायूरेटिक्स,
दर्द के लिए दवाएं, नींद के लिए गोलियां और प्रशिक्षण जारी रखने की दवाएं, मानो शरीर भीतर से टूट नहीं रहा था। क्योंकि भले ही नासर ने प्रतियोगिता छोड़ दी थी, उपयोग बंद नहीं किया था। उन्होंने अपने विशाल शरीर को अंत तक बनाए रखा, प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि वह और किसी तरह जीना भूल चुके थे। वह उनका पहचान, उनका ढाल, उनका शाप था। अंतिम वर्षों में उनकी सेहत चुपचाप गिरती रही। बहुत कम लोग जानते थे कि वह क्रॉनिक किडनी फेलियर से जूझ रहे थे। उन्हें निरंतर उपचार, खानपान में बदलाव और विश्राम की जरूरत थी, पर उसकी जगह वह खुद को इंजेक्ट करते रहे, ट्रेनिंग करते रहे, अपने शरीर को मजबूर करते रहे। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग केवल शरीर नहीं बदलती, यह मन को भी पुनः प्रोग्राम कर देती है। और नासर जैसे कई एथलीटों के लिए रुकना मतलब है जिंदा रहते मर जाना। उनकी मृत्यु ने समुदाय को झकझोर दिया। यह केवल एक किंवदंती का अंत नहीं था, बल्कि उस समस्या का दर्पण था जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। और कितने बॉडी बिल्डर मरेंगे इससे पहले कि फिटनेस की दुनिया अपनी सच्चाई स्वीकार करे। उनकी मृत्यु एक घोषित त्रासदी का अंतिम अध्याय थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक सपने के लिए सब कुछ दे दिया और उसके बदले चुकाई सबसे बड़ी कीमत, पूर्णता की कीमत। नासर एल सोनबाती की कहानी कभी किसी ट्रॉफी के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक टूटी हुई देह और एक असहज सत्य के साथ समाप्त हुई। वह एक आइकन थे, हाँ, पर साथ ही एक चेतावनी भी। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में महानता अक्सर जीवन छीन लेती है और मौन कभी कभी महिमा से भी भारी होता है। नासर ने बोला, उजागर किया, कीमत चुकाई, और भले ही उन्होंने कभी ओलंपिया नहीं जीता, उन्होंने कुछ और जीता जो इस खेल में सबसे दुर्लभ है, ईमानदारी, इंटेग्रिटी।